नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य 24/7 में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अशुद्धि निवारण मंत्रों के बारे में। अशुद्धि निवारण मंत्र। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में मेरे हिसाब से 6 मंत्र पढ़ लिए थे। 6 नियम हमने उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब उसके आगे हम नियम नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है? 7वां नियम दोस्तों, हमारा 7वां नियम है, यदि पुल्लिंग एकवचन शब्द से पुल्लिंग बहुवचन शब्द बनाना हो तो पुल्लिंग एकवचन शब्द के अंतिम वर्ण में लगे ए के स्थान पर ओ हो जाएगा। जबकि स्त्रीलिंग एकवचन शब्द के अंतिम वर्ण में लगे ए को बहुवचन शब्द बनाते समय बहुवचन शब्द बनाते समय ए या ओ का ओ हो जाएगा। ए या ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं पुल्लिंग एक वचन, और इधर लिखते हैं पुल्लिंग बहुवचन। इधर तो हम क्या करेंगे, एक वचन लिखेंगे इधर तो, और इधर इनके बहुवचन बनेंगे। तो किस तरीके से हम एक वचन और बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, इनको देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द है घर। घर शब्द है पहला,
ठीक है। अब घर का बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम ए के स्थान पर पुल्लिंग जो शब्द है उसके अंतिम ए के स्थान पर ओ का प्रयोग करेंगे। जैसे घर ए और घरों ओ, घर ए और घरों बहुवचन, एक घर और घरों अनेक बहुवचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन। जैसे वर और यहाँ पे वरों, इसी प्रकार से नर नरों, नल नलों, फल फलों। ये कुछ शब्द हमने लिए हैं। ये कैसे शब्द हैं, ये एक वचन शब्द हैं और इन एक वचन शब्दों को हमने क्या बनाया है, बहुवचन शब्द बनाए हैं। सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे घर हो गया, वर हो गया, नर हो गया, नल हो गया और फल हो गया। इन सभी के अंतिम अंत में जो स्वर है वो ए है और उस स्वर के स्थान पर हमें ओ स्वर बनाना है। ओ स्वर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ हमने इसमें स्त्रीलिंग का भी जिक्र किया है, तो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द लिख लेते हैं एक तरफ। स्त्रीलिंग एक वचन और इधर क्या लिख देते हैं, स्त्रीलिंग बहुवचन। स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द, ठीक है। इधर तो हम स्त्रीलिंग एक वचन शब्द लिख देंगे, इधर स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द लिख लेंगे। कैसे क्या बनेंगे, जैसे देखते हैं, हम बात करते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारे पास छत। अब छत क्या है, छत एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके लिए देखो ए के स्थान पर स्त्रीलिंग जो शब्द है एक वचन है, उसमें ए के स्थान पर क्या करना है, ए या ओ शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो कैसे लिखेंगे हम, जैसे छतें, या तो बनेगा छतें ए, या क्या बनेगा, छतों। समझ में आ रहा है अभी। जैसे चप्पल, चप्पल एक स्त्रीलिंग शब्द है, ए है अंत में, तो जैसे चप्पलें या चप्पलों। ऐसे और शब्द लेते हैं, जैसे पुस्तक, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें, या बनेगा पुस्तकों। जैसे और शब्द ले लेते हैं एक हम, साइकिल, तो क्या बनेगा, साइकिलें, या साइकिलों। साइकिल शब्द शुद्ध है, साइकिल शुद्ध नहीं है, साइकिल होता है वो, ठीक है। जैसे बस, तो बसें या फिर बसों। उसके बाद जैसे बतख, बतख है ना, बतख वो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन शब्द है, तो इसके लिए क्या बनेंगे, बतखें या बतखों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात की कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को या पुल्लिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बदलने की। द्विवचन तो चलता ही नहीं है, बहुवचन चलता है हिंदी में। एक वचन और बहुवचन के ऊपर ही बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो ये नियम है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के, ये नियम हमारे हो गए हैं ख़त्म। इसके बाद में हम जैसे ही आगे की ओर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों कुछ नियम और हैं जो ये लिंग परिवर्तन के ना हो करके कुछ अशुद्धियों को हम शुद्ध करते हैं ना, उसी के लिए ये नियम काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जाएं और जाएं, देखो ये दो शब्द हैं, जैसे जाएं और एक शब्द है जाएं, तो ये कहाँ पे काम आएगा और ये कहाँ पे काम आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं,
ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख के आपको बताया है, इसका यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आगे अब इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नियम डालना पड़ेगा। हमारा नियम नंबर 8, नियम नंबर हमारा 8। अब 8वां नियम क्या है? 8वें नियम के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 2 जगह काम आते हैं। एक तो जैसे होता है कर्म रूप, जहाँ पे कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और एक होता है क्रिया रूप, जहाँ पे क्रिया क्या कर रही है, क्रिया के बारे में बोला जा रहा है या कर्म के बारे में बोला जा रहा है, उस तरीके से, उस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ तो हम लिखते हैं कर्म रूप, कर्म रूप, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे हम क्रिया रूप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्रिया रूप। तो इधर तो हम लिखेंगे कर्म रूप, इधर लिखेंगे हम क्रिया रूप। जैसे कोई कर्म रूप में कर्म अगर आता है तो वहाँ पे हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे क्रिया के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि करना ही तो क्रिया है, और उसके लिए हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे एक शब्द है लिए, अगर ये लिए शब्द है, अगर इसको हम कर्म के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे लिए लिखेंगे, और अगर क्रिया के लिए लिख रहे हैं तो क्रिया के लिए लिखेंगे तो लिए। ठीक है, जैसे गए, गए, ठीक है, आए और आइए। ठीक है, जैसे पाए और पाए। ठीक है, जाए और जाइए। जैसे खाएं और खाएं। पाएं और पाएं। आएं और आएं। गई, गई। पाई, पाई। माफ करना, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब सही दिख रहा है? हाँ, आई और आई। जाएं और जाएं। ठीक है, कुछ शब्द और हैं, वो इस तरफ लिख लेते हैं। पहले क्या था हमारा? कर्म रूप, और इधर क्या है? क्रिया रूप। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आएगा, और एक बनता है आएगा। ठीक है, पाएगा, और एक बनता है पाएगा। एक बनता है खाएगा, और एक बनता है खाइएगा। एक शब्द बनता है लीजिए, और एक बनता है लीजिए। एक बनता है कीजिए, एक शब्द बनता है कीजिए। एक बनता है दीजिए, और एक शब्द बनता है दीजिए।
ये कुछ शब्द बनते हैं जिनमें कर्म रूप और क्रिया रूप का जो फर्क है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बात की है आज, कर्म रूप के बारे में, क्रिया रूप के बारे में। एक हमने ये पुल्लिंग के बारे में बात की है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम गलत लिखते हैं, कुछ शब्द हैं जिनके अंत में लिखने में हमें समस्या होती है, जिनके अंत में हल चिन्ह का प्रयोग होता है। जो शब्द हैं हम वो बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं उनका। तो दोस्तों कुछ शब्द हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ शब्द, इसको हम मान लेते हैं नंबर 9 नंबर, ये 9 नंबर नियम। अब 9 नंबर नियम में हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ तो हम लगाएंगे गलत, जो गलत है हम गलत लिखते हैं वो गलत, और एक तरफ लगाएंगे हम सही, मतलब कि इधर वाले शब्द तो सही हैं और इधर वाले गलत हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं पृथक, पृथक, ये गलत शब्द है। इसको सही कैसे लिखेंगे, सही कैसे लिखा जाएगा, ये पृथक। हल चिन्ह लगेगा इसके बाद, ठीक है। जैसे अर्थात लिखते हैं एक हम, अर्थात ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थात, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम पश्चात। अब ये पश्चात है, ये हमारा गलत है, इसके नीचे भी हमेशा हल चिन्ह का प्रयोग होता है पश्चात। जैसे हमने लिखा श्रीमान, श्रीमान के नीचे भी हल चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता, कर्ता ये गलत है, कर्ता हमेशा शुद्ध होता है, कर्ता। कर्तव्य, ठीक है, तो ये कर्तव्य क्या है, अशुद्ध है, कर्तव्य। पत्नी, स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, पत्नी। इसके बाद एक शब्द आता है मोटापा, मोटापा, तो ये मोटापा नहीं होता है, मोटापा होता है। अब हम क्या यूज करते हैं, मोटापा। एक हम लिखते हैं स्वयं, ये गलत है, तो हम स्वयं कैसे लिखते हैं, स्वयं, ठीक है। हथनी, हथनी, हथनी नहीं होता है भैया, वो होता है हथीनी। बहन, बहन नहीं होता, वो होता है बहिन। तत्व, ये होता है तत्व। इसका विच्छेद करेंगे ना, तो ये इसका विच्छेद होगा तत् धन त्व, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द और आता है, जैसे सत्व, तो ये सत्व भी गलत है, तो सत्व सही क्या है, सत्व, ये सही है, सत्व धन त्व, सत्व धन त्व, सत्व धन त्व। इसके बाद में एक शब्द आता है महत्व,
ये हम महत्व भी गलत लिखते हैं। महत्व शब्द क्या होता है? महत्व, महत्व धन त्व। ठीक है, ये शब्द हो गए। अब कुछ शब्द इधर की तरफ लिख लेते हैं। ये तो है गलत और ये क्या है? सही। तो गलत शब्द लिखते हैं हम, जैसे चिन्ह, चिन्ह। अब ये चिन्ह ना, ये गलत शब्द है, बिल्कुल ही गलत। ये होता है चिन्ह, चिन्ह। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह, इसके नीचे ये न लगेगा, ये भी शुद्ध है। इसके बाद में एक शब्द और आता है पुनरावलोकन। ये पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है। इसके बाद में एक शब्द आता है अभ्यारण्य, बोलते हैं हम। अभ्यारण्य, तो ये अभ्यारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है ये। समझ में आया? ये शब्द हम गलत लिखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक एवं लिखते हैं हम, कई बार ऐसे एवं लिख देते हैं, जैसे एवं। तो एवं ऐसे नहीं होता है, ये एवं होता है व के ऊपर लगता है। ये अनुनासिकता प्रकट व के ऊपर होती है, ना कि एफ है। ठीक है, एक हम बोलते हैं अभ्यार्थी, और ऐसे ही लिखते हैं हम। 100% सभी बच्चे ऐसे लिखते होंगे। तो ये अभ्यार्थी नहीं, अभ्यर्थी होता है। अभ्यर्थी। अभ्यांतर, ये अभ्यांतर नहीं होता, ये अभ्यंतर होता है। इसके बाद में मिष्टान, मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, ये मिष्टान होता है, मिष्टान। और ये कहीं पे भी लिखा नहीं देखा होगा आपने, मिठाई की दुकान पे यही लिखा देखा होगा। एक हम लिखते हैं छह, ये छह नहीं होता, ये छह होता है, छह। एक मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सा। अभी मनोचिकित्सा नहीं होता, मनस चिकित्सा होता है ये। ठीक है, इसके बाद स्थिति। देखो हम ये गलत लिखते हैं, ये संपूर्ण यहाँ पे आना चाहिए, तो स्थिति को ऐसे लिखेंगे, थी, थी। क्यों? क्योंकि ये थी है, ये सी नहीं है, थी है। एक होता है व्यंजन, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये व्यंजन कैसे लिखा जाएगा? व्यंजन। साय, साय। एक लिखते हैं हम पूर्वा, ऐसे लिख दिया हमने। ये इस पे नहीं, ये अंतिम जो डंडा होता है उसके ऊपर आता है, खड़ी पाई होती है ना, वो पूर्वा, इसके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों हमने बात की कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनके बारे में हमने जाना। जो हमारे शब्द हैं वो ये हैं। इन शब्दों को हम कई बार बहुत ज़्यादा गलत लिख देते हैं। कुछ शुद्ध और अशुद्ध जब बातें आएंगी, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पता करेंगे उसके बारे में, तो तब भी हम इन बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा अशुद्धि निवारण वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है।
ठीक है। इसके बाद हम कुछ आगे अब जो हिंदी का मुख्य व्याकरण है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शुरुआत में सबसे शुरू में स्टार्टिंग करेंगे हिंदी व्याकरण की। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में जान लेते हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है। तो अब हम अब से हम हिंदी व्याकरण के बारे में शुरुआत करते हैं। हम करते हैं व्याकरण की शुरुआत। व्याकरण ठीक है। अब हिंदी की व्याकरण को स्टार्ट करने से पहले हमें हिंदी के बारे में कुछ जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है कि हिंदी क्या है, वो कैसे यहाँ पे हिंदी बनी, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी चीज़ क्या है। ठीक है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शब्द लेते हैं हिंदी। हिंदी दोस्तों, हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका मूल कारण था, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका विकास हुआ, कैसे क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हिंदी जो शब्द है वो सिंधु नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। क्यों? सिंधु जो शब्द है वो कहाँ का, कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधु शब्द दोस्तों है पर्शिया या फारसी या पारसी भाषा का शब्द। और ये कहाँ की भाषा है? पर्शिया या पारसी, जो एक ही चीज़ है, लेकिन ये भाषा कहाँ की है? ईरानी भाषा है। ईरानी भाषा है मित्रों ये। ठीक है। ये ईरानी भाषा है। ईरान के जो लोग हैं वो है को से पढ़ते हैं, तो इसलिए वो सिंधु जो नदी है हमारी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जो भारत की प्राचीन नदी सिंधु थी, उसके बारे में जब ईरानी यहाँ पे आए तो वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे। ईरानी जो लोग थे वो ईरान से आए थे। ईरानी जो लोग थे वो से को है, तय और थ को, तय और थ के स्थान पर द और ध के स्थान पर द, प और फ के स्थान पर प का प्रयोग करते थे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आप देखो हिंदू कैसे बना। जो स है, स को क्या बोलेंगे? वो है। हम क्या बोलेंगे? है। स को क्या बोलेंगे? हम है। और ईरानी लोग स को क्या बोलते हैं? है। ठीक है। तो वो सिंधु था, सिंधु जो भाषा थी उसको स को क्या बोला उन्होंने? है। ठीक है। और थ को धनुष वाला ध है, उसको क्या बोला उन्होंने? द। तो ये क्या बना? सिंधु से बना हिंदू। हिंदू बना। हिंदू बनने के बाद में इसमें उ जो शब्द है, उ प्रत्यय उ प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो इसलिए हिंदू बना। हिंदू जो क्या बोलते हैं, हमारा धर्म है वो बना हिंदू, बड़ा दू। ठीक है। इसमें उन्होंने किया ई प्रत्यय। हमने किया क्या? ई प्रत्यय। ई कौन सा? बड़े वाला। तो शब्द हमारे पास बन के आया हिंदवी। हिंदवी शब्द बन के आया। ठीक है। और हिंदवी को ही प्रचलन में लाते लाते हमने क्या बना दिया? हिंदी। तो ये तो हमारी हुई हिंदी की उत्पत्ति। तो अब हम इसके बारे में कुछ इस तरीके से जान लेते हैं कि हिंदी शब्द लिखो। हिंदी शब्द पारसी या फारसी या पर्शिया या ईरानी भाषा
का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक हेडिंग बना ली कि ये कहाँ से आया, कैसे, किस भाषा का शब्द है। इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग लिखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन नदी। भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी थी भाई? सिंधु थी। सिंधु थी, जो ईरान के पश्चिम या पश्चिमोत्तर ईरान के पश्चिम या पश्चिमोत्तर में बहती थी। ठीक है, पश्चिम या पश्चिमोत्तर में बहती थी। ईरानी लोग सैको है, तय और थ, तय और थ के स्थान पर, तय और थ के स्थान पर तय और द, तय और थ के स्थान पर तय। ठीक है, द और ध, द और ध के स्थान पर द, प और फ, प और फ के स्थान पर प का प्रयोग करते थे। प और फ का, प और फ के स्थान पर प का प्रयोग करते थे। इसलिए ईरानी लोग सिंधु जो नदी थी ना, वो उसके बारे में चर्चा हो रही है। सिंधु नदी को हिंदू नदी और उसके पास, अर्थात जो इस नदी के पास पश्चिमी भाग में निवास करने वाले आर्य, जिनको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में हिंदू आर्य, वर्तमान में आर्य कहलाए। वर्तमान में आर्य कहलाए और उनकी हिंदवी जो
जो वर्तमान समय में हिंदी कहलाई। ठीक है भाई, क्या बात हुई थी, पूरी बात क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जो भारत की सबसे प्राचीन नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी, जो ईरान के पश्चिम और पश्चिमोत्तर भाग में बहती थी। ठीक है, ईरानी लोग श को है बोलते थे, द और थ के स्थान पर वो त शब्द का प्रयोग करते थे, द और ध के स्थान पर वो द शब्द का प्रयोग करते थे, प और फ के स्थान पर वो प शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और उसके पास अर्थात जो उसके पश्चिम भाग में जो निवास करने वाले लोग, आर्य जो लोग थे, जो वर्तमान में जिनको हम हिंदू कहते हैं वो आर्य कहलाए। ठीक है, और उनकी जो भाषा थी हिंदवी, उसको वर्तमान समय में हम हिंदी कहने लगे। ठीक है, ये तो हुई हिंदी के ऊपर चर्चा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, भाषा। ये तो हो गई हिंदी, अब इसके बाद में क्या होती है? भाषा। भाषा जो शब्द है ना, वो किस भाष धातु से बना है? भाष धातु कौन सी है? भाष एक संस्कृत की धातु है, संस्कृत की धातु। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इस भाष धातु का अर्थ होता है, इस भाष जो धातु है ना, इसका अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना। अब देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। ठीक है भाई, अब संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भावों और विचारों वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मनुष्य अपने मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनको प्रकट करने की जो इकाई है वह क्या है? भाषा। और भाषा के माध्यम होते हैं 3, यहीं लिख देता हूँ। भाषा के माध्यम। अब भाषा के कितने माध्यम हैं? 3 है। कौन कौन से हैं भाषा के माध्यम? पहला है बोलना, जो कि सबसे सरल है। दूसरा है लिखना,
जो थोड़ा सा कठिन भी है, सरल भी है, दोनों कठिन और सरल दोनों है। और नंबर जो तीसरा भाषा का माध्यम है वो है संकेत। तो दोस्तों हमने आज चर्चा की है हिंदी व्याकरण में हिंदी के ऊपर और भाषा के ऊपर, इसके हमने जो माध्यम बताए हैं वो माध्यम बताए हैं। तो दोस्तों हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसी भाषा के बारे में कुछ आगे जानकारी हासिल करते हुए और अपना जो हिंदी का जो मुख्य टॉपिक है व्याकरण का वर्ण विचार, जिसकी आपको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वो शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।